हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम, दृष्टिकोण या सिद्धांत। इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इनसे संबंधित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज वहां पर उपलब्ध है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी इन बिंदुओं से संबंधित, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम, जिनके बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम, फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी उपागम, इसके कई प्रकार है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्थापरक उपागम, फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्णय निर्माण उपागम, और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का खेल या क्रीड़ा उपागम, और फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचार उपागम। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम है, उनके बारे में भी हमारी चर्चा रहेगी। हम अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के माध्यम से इस वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है, ये सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि असुमेलित कूट का चयन करें। एक तरफ आपको उपागम दे रखे और दूसरी तरफ उनके प्रणेता है या उनसे संबंधित विद्वान दे रखे। आपको असुमेलित कूट का चयन करना है। नव यथार्थवाद केनेथ वॉल्टेज, ऑप्शन 2 है रणनीतिक यथार्थवाद थॉमस सेलिंग, नव परंपरावादी यथार्थवाद रॉबर्ट हुकर, तार्किक यथार्थवाद जोसेफ गिरचो। असुमेलित कूट का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, जो असुमेलित है। नव परंपरावादी यथार्थवाद है जो रॉबर्ट हुकर, उससे संबंधित नहीं है। नव परंपरावादी यथार्थवाद से फ्रीज जकारिया और स्केवेलर। नव परंपरावादी यथार्थवाद से संबंधित विद्वान है फ्रीज जकारिया। रॉबर्ट हुकर है जो अधिकतम न्यूनतम यथार्थवाद के समर्थक है, जबकि नव यथार्थवाद, जिसको संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है, नव यथार्थवाद जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद कहा जाता है, उससे संबंधित विद्वान है केनेथ वॉल्टेज। रणनीतिक यथार्थवाद जिससे संबंधित विद्वान है थॉमस सेलिंग। थॉमस सेलिंग का संबंध एक सौदेबाजी सिद्धांत से भी संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित भी थॉमस सेलिंग है। तार्किक यथार्थवाद से संबंधित विद्वान है जोसेफ गिरचो। आगे चलते हैं, एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यथार्थवाद के कई प्रकार हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वो है परंपरागत यथार्थवाद, क्लासिकल रियलिज्म। परंपरागत यथार्थवाद या यथार्थवाद, क्लासिकल रियलिज्म, इसके जो विचार है, इसके जो विचार पाए जाते हैं जिन विद्वानों में, सबसे पहले आते हैं थुसिडाइस, मैकियावेली, संजू चीनी विचारक है, और उसके बाद मॉर्गेनथाउ। ये प्रमुख विचारक है जो क्लासिकल यथार्थवाद यानी कि परंपरागत यथार्थवाद
से संबंधित प्रमुख विद्वान माने जाते हैं या यथार्थवाद से संबंधित। फिर आता है नव यथार्थवाद, जिसको हम संरचनात्मक यथार्थवाद भी कह सकते हैं। न्यू रियलिज्म या संरचनात्मक यथार्थवाद, इसके जो प्रतिपादक है वो है केनेथ वॉल्टेज मुख्य रूप से। उसके बाद आता है आक्रामक यथार्थवाद। आक्रामक यथार्थवाद से संबंधित विद्वान है जॉन मर्साइमर, इनका पूरा नाम है जॉन मर्साइमर। उसके बाद आती है अधिकतम व न्यूनतम यथार्थवाद, जिससे संबंधित विद्वान है रॉबर्ट हुकर। अधिकतम व न्यूनतम यथार्थवाद से संबंधित विद्वान है रॉबर्ट हुकर। इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आ रहे हैं। एक तरफ आपको उपागम दे रखे होंगे और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विद्वान दे रखे होंगे या उसके समर्थक दे रखे होंगे, उनसे मिलान करने वाला या असुमेलित है। इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में निरंतर आ रहे हैं। फिर है रणनीतिक यथार्थवाद, थॉमस सेलिंग है इससे संबंधित विद्वान, और थॉमस सेलिंग बार्गेनिंग थ्योरी से संबंधित भी विद्वान रहे हैं। फिर आता है नव परंपरावादी यथार्थवाद, जिससे संबंधित जो मुख्य विचारक है फरीद जकारिया, जिनकी पुस्तक है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। फ्रॉम वेल्थ टू पावर फरीद जकारिया की पुस्तक है। और अन्य विचारक है, समर्थक है, वो है स्केवेलर। और तार्किक यथार्थवाद से संबंधित विद्वान है जोसेफ गिरचो। जोसेफ गिरचो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको विचारक है और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है या उपागम कह सकते हैं। थॉमस सेलिंग है, राइकर है, विलियम राइकर, इनका पूरा नाम है विलियम राइकर। एस स्नाइडर, मार्टिन कैप्लॉन या मार्टिन कैप्लॉन, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। थॉमस सेलिंग, अभी हमने बात की थी, ये रणनीतिक यथार्थवाद के समर्थक विद्वान रहे हैं और इसके साथ ये बार्गेनिंग थ्योरी, सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं। ये आपका 2 से सम्मिलित होगा। फिर है विलियम राइकर। विलियम राइकर है जो खेल सिद्धांत से संबंधित विद्वान रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उपागम है खेल सिद्धांत, उससे संबंधित विद्वान है विलियम राइकर। एस स्नाइडर है जो निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत है उसके समर्थक है। निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है उससे संबंधित विद्वान है एस स्नाइडर। और मार्टिन कैप्लान है जो व्यवस्था सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत है जो मार्टिन कैप्लान, उससे संबंधित प्रमुख विद्वान है। इस प्रकार ये ऑप्शन सम्मिलित होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नव आदर्श से संबंधित नहीं है, नव आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। एक है आदर्शवाद और एक दूसरी तरफ है नव आदर्शवाद। जो आदर्शवाद के विचार सबसे पहले पाए गए वो पाए गए थे कॉन्डरसैट के विचारों में। उसके बाद वुड्रो विल्सन है, डेविड हेल्ड है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जवाहरलाल नेहरू है, बर्ट्रैंड रसेल है, इत्यादि विचारकों के विचारों में आदर्शवाद के संकेत हमें दिखाई देते हैं। एक है नव आदर्शवाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नव आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? वैश्वीकरण की समस्याओं का संस्थागत समाधान ढूंढना, युद्ध की अनिवार्यता व शक्ति राजनीति का केंद्रीय स्थान होना, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतांत्रिकीकरण करना, वैश्विक सामाजिक आंदोलनों की अनिवार्यता पर बल देना। नव आदर्शवाद से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा?
कथन है जो नव आदर्शवाद से संबंधित नहीं है, उसका समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। युद्ध की अनिवार्यता व शक्ति राजनीति का केंद्रीय स्थान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में होना, ये बात कौन करते हैं? ये करते हैं यथार्थवादी विचारक। यथार्थवादी विचारक है जो इस प्रकार की बात करते हैं। मुख्य रूप से मॉर्गेंथाउ कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्षों का अध्ययन है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, जो नव आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहा। किस विचारक ने मॉर्गेंथाउ के यथार्थवाद की आलोचना करते हुए कहा कि मॉर्गेंथाउ के नियम माने तो राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं है? किस विचारक ने मॉर्गेंथाउ के यथार्थवाद की आलोचना करते हुए कहा कि मॉर्गेंथाउ के नियम माने तो राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं? रॉबर्ट टक्कर, जे.एन. टिकनर, E.H. कार, केनेथ वॉल्टेज। क्या होगा इस 4 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। रॉबर्ट टक्कर ने कहा था कि मॉर्गेंथाउ के यथार्थवाद की आलोचना करते हुए रॉबर्ट टक्कर कहते हैं कि मॉर्गेंथाउ के नियम माने तो राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं है। तो ऑप्शन आपका ही राइट होगा। E.H. कार, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939, जो 1939 में प्रकाशित होती है 20 ईयर क्राइसिस। E.H. कार भी यथार्थवादी विचारक है। रॉबर्ट टक्कर ये अधिकतम न्यूनतम यथार्थवाद के समर्थक है। अधिकतम न्यूनतम यथार्थवाद के समर्थक है रॉबर्ट टक्कर। और केनेथ वॉल्टेज कौन है? ये है नव यथार्थवाद के समर्थक है, या आप कह सकते हैं प्रतिपादक है। और नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल है, अभी हमने बात की थी संरचनात्मक यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, उपागम के प्रणेता कौन है? E.H. कार, जॉन मर्साइमर, रॉबर्ट टक्कर, केनेथ वॉल्टेज। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4, केनेथ वॉल्टेज है जो संरचनात्मक यथार्थवाद के प्रणेता माने जाते हैं या उसके समर्थक माने जाते हैं। और संरचनात्मक यथार्थवाद को नव यथार्थवाद कहा जाता है, न्यू रियलिज्म। जॉन मर्साइमर का संबंध आक्रामक यथार्थवाद से है। ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं जॉन मर्साइमर। तो 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर है ऑप्शन 4, केनेथ वॉल्टेज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आदर्शवाद के प्रणेता माने जाते हैं डब्ल्यू विल्सन यानी वुड्रो विल्सन, कॉन्डरसेट, डेविड हेल्ड, जोसेफ गिरचो। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2, कॉन्डरसेट। कॉन्डरसेट को आदर्शवाद का प्रणेता माना जाता है।
और कॉन्ड्रेसेट के बाद सबसे प्रमुख आदर्शवाद के जो समर्थक है, प्रबल समर्थक है, वो है वुड्रो विल्सन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे वुड्रो विल्सन, जो आदर्शवाद के पूर्ण यानी प्रबल समर्थक माने जाते हैं। हालांकि ये तीनों विद्वान आदर्शवाद के समर्थक है, लेकिन आदर्शवाद के प्रणेता के रूप में हम कॉन्ड्रेसेट को मानते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। जोसेफ गिरचो तार्किक यथार्थवाद से संबंधित विद्वान हैं। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी विभागम के बारे में। इसकी मूल मान्यताएं क्या है, इसके समर्थक कौन है और इसके विचार कहां पाए गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी उपागम फ्रांसीसी क्रांति 1789 व अमेरिकी क्रांति 1776 को आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रेरणा माना गया। यानी कि ये दोनों क्रांतियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम की प्रेरणा स्वरूप कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कॉन्ड्रेसेट के ग्रंथ को 1795 में विश्व समाज की रचना को आधार माना गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कॉन्ड्रेसेट के ग्रंथ को 1795 में विश्व समाज की रचना को आधार माना गया और कॉन्ड्रेसेट को आदर्शवाद का प्रणेता कह सकते हैं। और कॉन्ड्रेसेट के बाद जो सबसे प्रबल दावेदार है या प्रबल समर्थक है वो है वुड्रो विल्सन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे वुड्रो विल्सन आदर्शवाद के सबसे प्रबल समर्थक रहे हैं। इसके प्रमुख समर्थक रहे कौन कौन है? आदर्शवाद के समर्थक विद्वान है कॉन्ड्रेसेट है, वुड्रो विल्सन है, बर्टन फील्ड, बर्नार्ड रसेल, और इसके अलावा हम बात करें तो डेविड हेल्ड है। भारतीय विचारकों में यदि बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जवाहरलाल नेहरू है। ये इसके समर्थन करते हैं आदर्शवादी उपागम के। तो इस प्रकार का भी सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवाद के समर्थक है या नहीं है। इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं, तो इसके समर्थकों का नाम भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे बात करें कि आदर्शवादी उपागम के द्वारा एक आदर्श विश्व की रचना की गई जो अहिंसा व नैतिक आधारों पर आधारित होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम कहता है कि एक ऐसा आदर्श विश्व होगा जो अहिंसा व नैतिक आधारों पर आधारित होगा, जो युद्धों का त्याग करेगा। तो यह है जो इसकी मूल मान्यताएं रही हैं कि एक ऐसा विश्व है जो अहिंसा व नैतिक आधारों पर आधारित होगा, जिसमें शामिल राष्ट्र किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं करेंगे, शांति प्रिय तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करेंगे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आदर्शवादी उपागम की मूल मान्यताएं क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण की मूल मान्यताएं क्या है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। यहां से भी कई प्रकार के सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्शवादी दृष्टिकोण की मूल मान्यताएं हैं या नहीं है। पहली मान्यताएं है, आदर्शवादी उपागम मानता है कि मानव स्वभाव जन्म से ही बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है। यानी कि आदर्शवादी उपागम का यह दृष्टिकोण कहता है कि मानव स्वभाव जन्म से ही बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है। मानव द्वारा दूसरों की मदद करने एवं कल्याण की भावना ने भी विकास को संभव बनाया है।
मानव द्वारा दूसरों की मदद करने एवं कल्याण की भावना ने विकास को संभव बनाया है। तीसरी इसकी मान्यता है कि मानव स्वभाव में विकार व्यक्तियों के कारण नहीं बल्कि बुरी संस्थाओं के विकास के कारण आता है। यह उपागम मानता है कि मानव स्वभाव में विकार व्यक्तियों के कारण नहीं बल्कि बुरी संस्थाओं के विकास के कारण आता है। मानव युद्ध की ओर भी इन संस्थाओं के कारण प्रेरित होता है। युद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सबसे खराब विशेषता है। कौन कहता है? आदर्शवादी उपागम कहता है। युद्धों को रोकना असंभव ही नहीं अपितु संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऐसा करना संभव है। यानी कि आदर्शवादी उपागम है जो युद्धों को रोकने पर बल देता है। युद्धों को रोकना असंभव नहीं अपितु संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऐसा करना संभव है। अगला विशेषता है, अगली मान्यता है, युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, अतः इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही खोजना होगा, स्थानीय स्तर पर नहीं। यह भी आदर्शवाद की एक मान्यता है। समाज को अपने आप को इस प्रकार से संगठित रखना चाहिए कि युद्धों को रोका जा सके। यानी कि समाज का यह कर्तव्य है कि वह अपने आप को इस प्रकार संगठित करे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध करने की नौबत ही न आए। यदि हम मोटे मोटे तौर पर माने तो आदर्शवादी उपागम है जो विभिन्न आदर्शों के आधार पर, अहिंसा व नैतिकता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पर बल देता है, जो एक शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में सहायक होगी। आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। तो सवाल आएगा निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में असत्य कथन का चयन करें या सत्य कथन का चयन करें। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण नैतिक मूल्यों पर बल देता है, अतः यह मानता है कि राज्यों के मध्य अच्छे संबंधों हेतु शक्ति नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। शक्ति का स्थान यथार्थवादी उपागम के अंतर्गत है। यथार्थवादी उपागम शक्ति संघर्ष पर आधारित है, जबकि आदर्शवादी उपागम नैतिक मूल्यों पर आधारित है। आदर्शवादी उपागम के अंतर्गत राज्यों के बीच भेदभाव समाप्त होंगे तथा परस्पर सहयोग का विकास होगा। यह बात आदर्शवादी उपागम करता है। अगला पॉइंट है आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्तमान शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर एक शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार बनानी चाहिए। यानी कि यह उपागम कहता है कि वर्तमान शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर एक शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार बनानी चाहिए। तो इस प्रकार का डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा उपागम यह कहता है कि वर्तमान शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर एक शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार बनानी चाहिए। उत्तर होगा आदर्शवादी उपागम। इसमें संघात्मक व नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्व सरकार का गठन कर शक्ति की राजनीति को समाप्त करना चाहिए। तो आदर्शवादी उपागम विश्व को नैतिकता के मूल्यों पर आधारित गठित करना चाहता है और शक्ति राजनीति को उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहता है। आदर्शवादी उपागम के अंतर्गत यह माना गया कि युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सकता है। कई अच्छे कानूनों द्वारा युद्ध करने के संभावनाओं को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन द्वारा किसी भी प्रकार के युद्धों के संकट से बचा जा सकता है। यानी कि आदर्शवादी उपागम कहता है कि कानून के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोका जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, जो अच्छी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से युद्धों को रोका जा सकता है। यदि हम बात करें यूएनओ की, यूएनओ और राष्ट्र संघ, उसका पूर्ववर्ती संगठन है यूएनओ का राष्ट्र संघ।
और इनके जो विचार है ये आदर्शवाद से उभर कर आए हैं। मुख्य रूप से वुडरो विल्सन के विचारों का मूर्त रूप कह सकते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से युद्धों को रोका जा सकता है, विभिन्न विधियों के माध्यम से युद्धों को टाला जा सकता है। अगला पॉइंट है आदर्शवादी दृष्टिकोण के द्वारा हथियारों की होड़ को समाप्त करने की बात कही गई है। उनका मानना है कि हथियारों का होना भी युद्धों की प्रवृत्तियों को जन्म देने में सहायक होता है। यानी कि आदर्शवादी उपगम कहता है कि हथियारों की होड़ समाप्त होनी चाहिए। यदि जिन देशों के पास हथियार है तो वे युद्ध की प्रवृत्ति को जन्म देंगे, उसमें सहायक होंगे। इस उपागम के अंतर्गत भावी हथियारों के साथ साथ वर्तमान हथियारों की व्यवस्था को घटाकर अंततः समाप्त करने की बात कही गई है। यानी हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी उपागम शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण का पूर्ण समर्थन करता है। अगला पॉइंट, यह दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण में किसी भी प्रकार की निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की बात पर बल दिया गया है। आदर्शवादियों का मानना है कि टकराव हमेशा निरंकुशवादियों एवं प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास रखने वालों के बीच होता है। अगला पॉइंट है आदर्शवादियों का मानना है कि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना हेतु राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक विश्व व्यवस्था को भी बदलना होगा। यानी कि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना हेतु राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक विश्व व्यवस्था को भी बदलना होगा। इस संदर्भ में राज्यों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आपके समक्ष रहा आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत एक आदर्श विश्व की कल्पना की गई है जिसमें हिंसा, शक्ति, संघर्ष आदि का कोई स्थान नहीं होगा। और जो यथार्थवादी उपगम है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, वो कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा, शक्ति, संघर्ष का स्थान है, इसका प्रमुख स्थान मानता है यथार्थवादी उपगम। अगली और अंतिम विशेषता इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, यानी कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य किसी शक्ति अथवा युद्धों की देन नहीं है, बल्कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। यह विकास धीरे धीरे मानव कल्याण व सहयोग पर आधारित है। इस प्रकार की बातें करता है आदर्शवादी दृष्टिकोण, यानी आदर्शवादी उपगम, कि राज्य किसी शक्ति अथवा युद्धों की देन नहीं है, बल्कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। यह विकास धीरे धीरे मानव कल्याण व सहयोग पर आधारित है, जो एक अहिंसा पूर्वक नैतिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण की बात करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। यह किसने कहा था कि मोर्गेनथाउ व यथार्थवाद पर्यायवाची है? किस विचारक का कथन है कि मोर्गेनथाउ व यथार्थवाद पर्यायवाची है? जॉन एच हर्ज, स्टीफन वॉल्ट, गाजी एल्गोसाबी, स्टैनले हॉफमैन। मोर्गेनथाउ व यथार्थवाद पर्यायवाची है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, गाजी एल्गोसाबी का यह कथन है। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा कि मोर्गेनथाउ व यथार्थवाद पर्यायवाची है। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किसने केनेथ वॉल्टेज की संरचनात्मक यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद कहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। केनेथ वॉल्टेज जो संरचनात्मक यथार्थवाद के प्रतिपादक या समर्थक है, या आप कह सकते हैं कि नव यथार्थवाद के समर्थक या प्रतिपादक है। कौन? केनेथ वॉल्टेज। उस यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद कौन सा विद्वान कहता है? ऑप्शन 1 रॉबर्ट टक्कर, ऑप्शन 2 जॉन मर्साइमर, ऑप्शन 3 सैमुअल पी हंटिंगटन और ऑप्शन 4 है टिकनर, जे एन टिकनर। पूरा नाम है जे एन टिकनर।
क्या होगा इस 8 नंबर सवाल का राइट उत्तर? केनेथ वोल्टेज के संरचनात्मक यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद कौन सा विद्वान कहता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 जॉन मर्साइमर। जॉन मर्साइमर है जो संरचनात्मक यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद कहता है। और जॉन मर्साइमर के बारे में हमने एक और पढ़ा था, ये आक्रामक यथार्थवाद ऑफेंसिव रियलिज्म के समर्थक है। इसकी भी बात करते हैं। रक्षात्मक यथार्थवाद व आक्रामक यथार्थवाद की बात कौन सा विद्वान करता है? तो ये करते हैं जॉन मर्साइमर। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। जॉन मर्साइमर की कृति यानी रचना ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। एक तो ये सवाल है कि ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो 2001 में प्रकाशित हुई है, जॉन मर्साइमर की रचना है यानी बुक है। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मर्साइमर की एक महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्न में से किस यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है? बहुत ही अच्छा सवाल। यह बुक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है? एक ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरक्षात्मक यथार्थवाद, ऑप्शन 2 परिधीय यथार्थवाद, ऑप्शन 3 आक्रामक यथार्थवाद, ऑप्शन 4 नव संरचनात्मक यथार्थवाद। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? जॉन मर्साइमर की रचना यानी बुक ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो 2001 में प्रकाशित हुई है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शन होगा 3 नंबर राइट। आक्रामक यथार्थवाद ऑफेंसिव जो रियलिज्म है उसका प्रतिनिधित्व करती है ये बुक। जॉन मर्साइमर से जुड़ा हुआ एक और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जॉन मर्साइमर ने केनेथ वोल्टेज के संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यथार्थवाद व नव यथार्थवाद के संबंध में असत्य कथन है उसका आपको चयन करना है। जो यथार्थवाद व नव यथार्थवाद के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि यथार्थवाद कर्ता के रूप में राष्ट्र व नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को केंद्र में मानता है। यानी कि यथार्थवाद कर्ता के रूप में राष्ट्र को व नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को केंद्र में मानता है। दूसरा ऑप्शन है यथार्थवाद के अनुसार युद्ध का कारण मानव प्रकृति व नव यथार्थवाद के अनुसार अराजकतावाद है। ऑप्शन नंबर 3 है परंपरागत यथार्थवाद में अहमवाद ईगोइज्म जबकि नव यथार्थवाद में एनार्की अराजकता केंद्रीय तत्व है। और चौथा ऑप्शन है यथार्थवाद जहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गैर राज्यकर्ताओं को व नव यथार्थवाद राज्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण मानता है। इनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है जो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, उसको आपको चयन करना है। क्या होगा इस 10 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन नंबर 4 जो कि बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 जो कि बिल्कुल असत्य है। कैसे हम एक एक करके चेक करते हैं कि यथार्थवाद है जो कर्ता के रूप में राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, राज्य को। नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को केंद्र में मानता है। फिर है यथार्थवाद के अनुसार युद्ध का कारण मानव प्रकृति है, जबकि नव यथार्थवाद के अनुसार अराजकतावाद है जो युद्ध का कारण है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि परंपरागत यथार्थवाद में अहमवाद केंद्रीय तत्व है, जबकि नव यथार्थवाद में एनार्की
अराजकतावाद केंद्रीय तत्व है। बिल्कुल तीनों सही है। यथार्थवाद जहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गैर राज्यकर्ताओं को जबकि नव यथार्थवाद राज्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण मानता है। ये बिल्कुल गलत है, ये उल्टे हैं। यथार्थवाद है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यकर्ताओं को, जबकि नव यथार्थवाद गैर राज्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, जो कि बिल्कुल असत्य है।